सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कैस्पर रूड ने। और ये कहां से है? ये नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं कैस्पर रूड। इन्होंने अभी स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। किसे हराया इन्होंने? इन्होंने इसमें इटली के मोटेओ बेरेटिनी को हराया है। आपको बता दूं ये कैस्पर रूड का नवा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिताब है और इस साल इससे पहले इन्होंने ब्यूनर्स ओपन और जेनेवा ओपन टाइटल भी जीता था। और जब भी बात टेनिस की होगी आपके माइंड में 2-3 प्रश्न जरूर आने चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम इस साल का किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, विंबलडन ओपन किसने जीता, यूएस तो अभी हुआ ही नहीं है। तो एक बार तीनों को रिवाइज करेंगे। जो इस साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने, वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एशले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की है लेकिन अभी उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ था जिसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, उसमें मेन सिंगल टाइटल तो इन्होंने ही जीता था राफेल नडाल ने। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड की हैं। और एशले बार्टी के संन्यास के बाद ये नंबर 1 वुमेन प्लेयर बन गई हैं टेनिस में। उसके बाद अभी विंबलडन ओपन हुआ था, इसमें मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, ये सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एलिना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्टैटिक प्रश्न आपको और बताऊंगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, और फ्रेंच ओपन ये होता है क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। अच्छा, टेनिस से एक डे भी होता है, वर्ल्ड टेनिस डे। ये मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। तो ये सब याद रखना, आप बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए जुलाई 2022 में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा आप जानते हो हरियाणा के एथलीट है, इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है, और अभी इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। अब आपके मन में यहां से एक प्रश्न तो ये आ जाना चाहिए कि ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहां पे हुई और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 18वां संस्करण था और ये हुई अमेरिका में, अमेरिका के यूजीन में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है भाला फेंक में। कितनी दूर भाला फेंका? 88.13 मीटर दूर। अगर इन्होंने सिल्वर जीता तो गोल्ड किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने, ये ग्रेनेडा के हैं। 90.54 मीटर दूर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता। साथ में मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला दूसरे भारतीय? क्योंकि इनसे पहले भी कोई है जो इस चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं। कौन है वो है लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज। उन्होंने 2003 में इस चैंपियनशिप में ब्रोंज जीता था। अच्छा, नीरज चोपड़ा से आपको याद आएगा अभी कुछ समय पहले इन्होंने स्टॉकहोम में जो डायमंड लीग कंपटीशन था उसमें 89.94 मीटर भाला फेंक करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। देखो, नीरज चोपड़ा से आपको ये तो याद होगा ही सही कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था। कितना दूर वहां पे भाला फेंका था उन्होंने? 87.58 मीटर। और इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने थे। और इसीलिए हम भाला फेंक दिवस मना रहे हैं। कब? 7 अगस्त को। और इन्हें खेलों में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला था। अभी 2022 का पद्मश्री इनको मिला। और इनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने। अभी ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। आपको याद होगा अभी लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए अभी इन्हीं को नॉमिनेट किया था लेकिन इनको ये अवार्ड मिला नहीं। तो फिर किसे मिला? MR रादुकानु को, ये यूके की टेनिस प्लेयर है। अच्छा, आपको याद होगा अभी पहले केरल ओलंपिक खेल हुए थे तिरुवनंतपुरम में, उसका शुभंकर मैस्कोट था नीरज नाम का खरगोश। और एक और भाला फेंक प्लेयर हैं, वो पैरा एथलीट है, नाम है देवेंद्र झाझरिया। इनका नाम इसलिए याद रखना क्योंकि इन्हें अभी पद्म भूषण मिला है। अच्छा, यहां से चलो 2 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। अभी आपने क्या कहा
कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 वाले हैं ये हुए अमेरिका में। आप मुझे बताओ 2025 वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2023 वाले ये कहाँ पे होंगे? ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने पुराने वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो, या वीकली वाले करंट अफेयर्स भी अगर आप देख रहे होंगे तो अभी मैंने कई बार रिपीट किया है इस प्रश्न को। बताओ, अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं याद दिला दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, कि आपके जो करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास है वो कुछ दिनों से हमने बंद कर रखी थी। क्यों बंद कर रखी थी वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, पर आप में से काफी स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार की घड़ियां खत्म होती है। आज वो क्लास अपलोड कर दी गई है, आज से स्टार्ट हो गई है अपलोड करना, तो रात में अपलोड हो गई थी। आप में से बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि उसका थंबनेल चेंज हो गया, तो आप थंबनेल के चक्कर में न रहो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्लास देख लेना जाकर के, टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा और वैसे यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके तो मिल ही जाएगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर किया करें। कम से कम वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार वीडियो को तो शेयर आप कर ही सकते हैं। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फ्रेंच ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया होगा? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। रेडबुल के ये ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, और अभी इन्होंने ही फ्रेंच ओपन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस साल हमने कौन कौन सी फॉर्मूला 1 रेसेस देखी हैं। सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्री, उसको जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने, वो फेरारी के ड्राइवर है। फिर सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, वो रेडबुल के ड्राइवर हैं ही। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई थी, वो चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती थी। फिर हुई थी एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री, उसको जीता था मैक्स वर्स्टपन ने। फिर मियामी ग्रैंड प्री हुई, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया। स्पेनिश ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टपन ने जीता। मोनाको ग्रैंड प्री सर्जियो पेरेज ने जीता, वो रेडबुल के ड्राइवर है। कनेडियन ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टपन। अजरबैजान ग्रैंड प्री फिर मैक्स वर्स्टपन। और ब्रिटिश ग्रैंड प्री उसको कार्लोस सेंज ने जीता था, ये फेरारी के ड्राइवर है और ये इनके करियर की पहली जीत है। फिर ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री अभी हुआ था, जिसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीतिया। आप ऑस्ट्रियन बोल दो या ऑस्ट्रेलियन बोल दो, दोनों को ही चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। और अभी हम देख रहे हैं फ्रेंच ग्रैंड प्री, इसको जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। तो ये आपके 2022 की फॉर्मूला 1 रेसेज है, जो हमने इसी क्वेश्चन में एक साथ ही सबको रिवाइज कर लिया। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अक्षय मुंद्रा को। तो याद रखना, अक्षय मुंद्रा ये होंगे वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ। ये किनका स्थान लेंगे? रविंदर टक्कर का स्थान लेंगे। अच्छा, मुंद्रा से आपको जरूर एक नाम याद आएगा, एसएस मुंद्रा का नाम। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये एमडी सीईओ बने थे। और आशीष कुमार चौहान, याद आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ये एमडी सीईओ बने। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, मनोज कुमार केवीआईसी के ये अभी चेयरमैन बने थे, तो इनका नाम याद रखना, क्योंकि अभी तक केवीआईसी के चेयरमैन थे विनय कुमार सक्सेना। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बन गए। और विनय कुमार त्रिपाठी तो आप जानते ही हो, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ कि जुलाई 2022 में अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा भोपाल में। तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म कहां पे हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में 23 जुलाई 1906 के दिन। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित पहली राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने एक घोषणा की कि भैया भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और इस प्रतिमा की नींव में आजाद की जन्मस्थली भाबरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग किया जाएगा, और इस प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे बात स्टेच्यू की हुई है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति, यानी कि ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्ति का अनावरण किया। और मोदी जी ने अभी गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया था। और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टेच्यू है, जिसे स्थापित किया कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में। 70 फीट ऊंची है ये। आपको बताया, भगवान बुद्ध की लेटी हुई शयन मुद्रा में सबसे लंबी
प्रतिमा बनाई जा रही है बोध गया में, जो लगभग 100 फीट लंबी है। इसके मूर्तिकार का नाम भी याद रखो, मिंटू पॉल है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी जानते हो ना, हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची मूर्ति है। बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति यही है। कहाँ पे? हैदराबाद में। और स्टेचू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हो, सरदार पटेल जी की स्टेचू है, केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे है, साधु बेट द्वीप पर। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू है। हाइट है 182 मीटर और इसके वास्तुकार है रामवी सुतार। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अब बताओ, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो अभी कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के सुधाकर, उन्होंने बंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। और क्रिकेटर जो रॉबिन उथप्पा है, उन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखो, ब्रेन से 2 डे आपको याद आना चाहिए। एक तो कुछ दिन पहले ही मनाया था हमने वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को, और एक वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वो 8 जून को मनाते हैं। अच्छा, इसी तरह से याद आएगा, अभी बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी है जो बंगलुरु की, वो टॉप पे रही थी। बताओ, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहते हैं आर्ट पार्क, इसको कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और देखो, बंगलुरु में आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये सब याद रखना। आप पढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में अभी 69 नंबर का पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 ये किसने जीता? तो आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। तो अभी 21 से लेकर 24 जुलाई तक इस 69वें पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। कहाँ पे? हरियाणा के चरखी दादरी में। और भारतीय रेलवे ने इसको जीत लिया महाराष्ट्र को हरा करके। ये इस तरह से भारतीय रेलवे की लगातार 4थी जीत है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। आपका कबड्डी गेम होता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं? कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं इस तरह के, गेम्स दे देंगे और बोलेंगे कितने प्लेयर होते हैं। तो 2 टीम होती है आमने सामने, उसमें 7 प्लेयर होते हैं। और कबड्डी से एक और प्रश्न आपको याद आएगा, प्रो कबड्डी लीग, जो कि अभी इसका 8वां संस्करण हुआ था, जिसको दबंग दिल्ली ने जीता है पटना पायरेट्स को हरा करके। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2, उस पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बन गए? तो आंसर होगा वसीफा नाजरीन। तो वसीफा नाजरीन ये बांग्लादेश की पहली पर्वतारोही बन गई हैं, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि K2 पर चढ़ाई करने वाली। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। तो मतलब ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काराकोरम रेंज में ये पड़ती है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको पता है, नेपाल की जो अन्नपूर्णा चोटी है, उस पर बिना ऑक्सीजन की सहायता के चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने थे? स्कॉलजेंग रिगजिन, ये लद्दाख के हैं। और इसी तरह से एक और प्रश्न बनेगा कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी थी? तो आंसर होगा पियाली बिसाक। अभी कैंटन कूल का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटिश पर्वतारोही हैं कैंटन कूल, और ये भी 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बने थे। अच्छा, 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। बताओ कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? बछेंद्री पाल। और अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय का नाम क्या है? तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया था? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, उनके साथ उनके शेरपा पे थे, उनके तेंजिंग नॉर्गे उनका नाम था। सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे। कब की थी वैसे? 29 मई 1953 को। इसीलिए तो माउंट एवरेस्ट डे हम 29 मई को ही मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बता दो फिर, 8848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो है, ये आपको मिलेगी तंजानिया में। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट डेनाली या माउंट
मैकनेली भी इसे कहते हैं, ये अलास्का में मिलेगी। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? माउंट एकांगुआ है, ये एंडीज पर्वतमाला में आपको मिलेगी अर्जेंटीना में। अंटार्कटिका की कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट किजियास्को। एशिया की तो माउंट एवरेस्ट है ही सही। और यूरोप की कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस है। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा स्टैटिक पॉइंट बताया, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा करुणा जैन। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व विकेट कीपर हैं ये करुणा जैन, जिन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2004 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया था। अभी आपको याद है वेस्टइंडीज के 2 क्रिकेटर रामदीन और लैंडल सिमंस, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक, इन्होंने ओडीआई से संन्यास ले लिया। और इसी तरह से आपको याद होगा T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज थे तमीम इकबाल, इन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। अच्छा ये बताओ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि अभी न्यूजीलैंड में हुए थे, किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके। तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे, अच्छा बताओ जुलाई 2022 में भारत और किस देश के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ये आयोजित हुई? तो आंसर होगा जापान। तो MPX यानी कि समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ये भारत और जापान के बीच हुआ। कहाँ पे? अंडमान सागर में। इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? INS सुकन्या ने। अच्छा वैसे आप जानते हो जापान के साथ हम धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज करते हैं, जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं, शिन्यू मैत्री नाम की एक्सरसाइज करते हैं और मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्चुअली में इसमें तो 4 देश होते हैं, मतलब वही क्वाड कंट्रीज, US, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। बाकी अभी सी गार्जियन 2 नाम की एक्सरसाइज ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई। अभी बोंगो सागर एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इसी तरह से संप्रीति नाम की एक्सरसाइज भी हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। अच्छा स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ। अगर पूछे सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? तो सिंगापुर के साथ। और सिटमैक्स नाम की एक्सरसाइज ये इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड इन तीनों के बीच में होती है। और डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो ये सब आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए जुलाई 2022 में किसने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सर्बानंदा सोनोवाल। हमारे आयुष मंत्री हैं, शिपिंग मंत्रालय भी संभालते हैं वैसे तो ये सर्बानंदा सोनोवाल। अभी इन्होंने एम्स में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र को स्थापित किया और बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है? माता पिता को ये बताना कि वे किस तरह से आयुर्वेद के द्वारा अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। अभी आपको याद है CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया था और प्रधानमंत्री जी ने अभी जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया था। किस लिए था? मतलब जो सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं हैं उनको यहाँ पे एक साथ लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने निर्यात नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। अभी गोवा ने बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? समुद्री तटों पर अगर कोई अवैध गतिविधि होती है तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हो। और अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसमें क्या होगा? 14 नंबर का एक हेल्थ कार्ड होगा जिसमें आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी होंगी। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया। वे कौन थे? वे मराठी लेखक थे। अनंत यशवंत खरे इनका नाम था। इन्होंने विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल जैसे विभिन्न विषयों पर 19 पुस्तकें लिखी है, जिनमें से उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे कि अंताजीची बखर, बखर अंत कलाची और उदिया। और उनका एक उपन्यास है कहानी मानव प्रणयची। उसके लिए उन्हें 2010 में भाई माधवराव बागल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाम था अनंत यशवंत खरे। इनका भी निधन हो गया। तो चलिए बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बुरहानपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन सभी का क्विज बना करके, टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।